अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंग की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। धान की फसल में बीजे का प्रयोग और इसके लाभ। प्रदेश के किसान कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मूंग की खेती इस समय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पर करना होगा, तभी फसल से अच्छी पैदावार मिलेगी। तो चलिए मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CA महतो से। मूंग की खेत की तैयारी में हम लोग इस तरह का खेत को चुनने की अनुशंसा करते हैं जिसमें कि जल जमाव की क्षमता नहीं हो। जिसमें कहने का मतलब ये है कि इस तरह का मिट्टी का चुनाव करें जिसमें पानी जमा ना हो। तो इसके लिए हमने ऊपरी ज़मीन को किसान भाइयों को चुनना चाहिए इन दलहनी फसलों को लगाने के लिए। मूंग की खेती के लिए रबी फसलों को कटने के तुरंत बाद खेत की जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़ देना चाहिए। उसके बाद खेत का पलेवा कर दे और पलेवा के बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा बनाएं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। इसके बाद हम खेत की तैयारी के बाद उसमें क्यारियाँ खोलते हैं, क्योंकि दलहनी फसल है और ये इनको हम 30 सेंटीमीटर के क्यारियों में लगाते हैं मूंग का। तो इसमें हम 30 सेंटीमीटर के क्यारियाँ खोल लेते हैं। इसके पश्चात हम उसमें रासायनिक खाद में मुख्यतः DAP देते हैं और पोटास देते हैं। ये 2 मुख्य रूप से रासायनिक खाद हम क्यारियों में डालते हैं। तत्पश्चात उसमें बीज की मात्रा डालते हैं। मूंग के फसलों में मुख्यतः वैरायटी जो इसमें लगती है, इसमें सबसे पहले आता है IPM 2-3, इसके बाद विराट, इसके बाद हम HUM 16,
या HUM 12, इसके अलावा एक और किस्में हैं मेहा। ये पूरे किस्में जो हैं ये पूर्वोत्तर भारत के लिए उपयुक्त पाई गई है। ये हम झारखंड के अलावा बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि यूपी के पूर्वी भाग में भी लगा सकते हैं। ये पूरे क्षेत्र में इन किस्मों को हम लगा के अधिक से अधिक हम उपज कर सकते हैं। जब डालते हैं तो हमें ये ध्यान देते हैं कि प्रति हेक्टेयर उसमें 20 से 22 किलो का लागत रहे बीज का। तो जब हम बीज लगाते हैं खेतों में तो हम, चूँकि ये दलहनी फसल है इसलिए बीज उपचार करना अति आवश्यक है। तत्पश्चात हम उसमें कार्बेंडाजिम एक रासायनिक आता है जो इसमें उपचार करते हैं बीजों को। बीज उपचार में हम मुख्यतः राइजोबियम कल्चर से करते हैं जो मूंग के लिए आता है। हमारे विश्वविद्यालय में भी ये उपलब्ध है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि ये इसमें राइजोबियम की जो उपचार है उसको ज़रूर कर ले राइजोबियम से, और इसको बीजों को उपचार करने के बाद इसको छाया में अच्छी तरह से सुखा देते हैं। उसके पश्चात ही हम इनको पंक्तियों में लगाते हैं। फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। तो मूंग फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। और जब हम खेत की बीजों को लगा लेते हैं इसके बाद हम आता है कि इसको निकाई गुड़ाई कब करना चाहिए। इसमें निकाई गुड़ाई का समय है 1-2 निकाई गुड़ाई हम लोग मुख्यतः इसमें अनुशंसा करते हैं। एक तो 25 से 30 दिनों में और दूसरा 45 से 50 दिनों में। इस समय 25 से 30 दिनों में पौधे लगभग 6 सेंटीमीटर का हो जाती हैं। तो इस समय घास और खरपतवार का आक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर खरीफ के मौसम में। तो हम ध्यान देते हैं कि इस अवस्था में फसल को इन खरपतवार और घास से बचाया जाए। तो इसके लिए हम हाथ से खरपतवार को हटा देते हैं और गुड़ाई कर लेते हैं डंठों की सहायता से। इसके अलावा हम इसमें रसायन द्वारा भी इसका खाद खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतः आता है पेंडीमिथिलिन। पेंडीमिथिलिन जो होता है ये अंकुरन होने के तुरंत पहले इसका छिड़काव हम खेतों में करते हैं ताकि इसमें घास पतवार का अंकुरन नहीं हो पाए और केवल फसल का अंकुरन हो। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में धान की खेती ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और इस फसल से उत्पादन लेने के लिए किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी BJA का प्रयोग करके यूरिया जैसे जरूरी पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं। और BJA बनाने की विधि के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर NC गुप्ता से। किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। आज मैं आपको
ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नील हरी शैवाल और ऐसे भाषा में काई जिसको कहते हैं, यह एक तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो भूमि को प्रदान करता है, और ये भूमि में जब मट्टी में जब प्रदान होता है तो वो पौधों को नाइट्रोजन देता है। इसको हम उपयोग करने से, नीलहरी शैवाल को उपयोग करने से यह पाया जाता है कि 25 से 30 किलो यूरिया हमें बचत होता है, जो 45 से 60 किलोग्राम यूरिया को हम बचत करते हैं। अब है इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कि नीलहरी शैवाल एक छोटे सीमांत किसान अपने यहाँ भी बना करके और इससे से अधिक अपने खेत में उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीजीए बनाने की विधि के बारे में। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं, या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलिथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ग्लेमनाइट शीट को अगर नहीं करते तो इसे हम सीमेंट का भी हम बना सकते हैं, सीमेंटेड का भी बना सकते हैं। ग्लेमनाइट शीट में फिर 10 केजी हम दोमट मट्टी, उपजाऊ मट्टी को डालते हैं, उसमें 100 से 200 ग्राम रॉक्स फॉस्फेट डालते हैं और 10 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट नामक रासायनिक है उसको डाल करके अच्छी तरह हम ट्रे में मिला देते हैं, और ट्रे में हम 4 से 5 इंच पानी भर देते हैं ताकि वो मट्टी नीचे की ओर बैठ जाए। इसके बैठने के उपरांत हम फिर इसमें 200 से 250 ग्राम नीलहरी शैवाल की बीज को छिड़काव करते हैं, और यह एक माने धूप प्रकाश संश्लेषी माने धूप में पूरी तरह धूप में होना चाहिए, ठंडी अवस्था में नहीं। जो धूप में होने से इसकी पैदावार बहुत जल्दी से होता है, 15 से 20 दिनों में इसकी पैदावार होती है। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर ले। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। एक ट्रे से 2 से 3 बार हम शैवाल का कलेक्शन कर सकते हैं, जो 4 से 5 केजी शैवाल के बराबर होता है, और इसको अच्छी तरह से हम धूप में सुखा करके 2 साल तक कम से कम हम अपने पास रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बनाने की विधि कि हम इस तरह बनाते हैं। अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इसके उपयोग करने से क्या फायदा होती है। यह शैवाल धान के खेत में हम उपयोग करते हैं। अगर एक ही खेत में बार बार अगर हम शैवाल का यूज कर रहे हैं धान के खेत में, तो बाद में फिर हम शैवाल का उपयोग नहीं भी करने से शैवाल उसमें पाया जाता है, और हम इस तरह 20 से 25 केजी नाइट्रोजन मिलता है इसके अति देने से। शैवाल को उपयोग करने से एक तो मट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो बरकरार रहती है। सबसे पहला भूमि में उर्वरकता शक्ति बरकरार रहता है, और इसे खेत में उपयोग करने से, धान के खेत में उपयोग करने से 15 से 20% उपज में वृद्धि होती है। यह हम लोगों का कृषि महाविद्यालय में देखा गया है कि 15 से 20% आपका उपज में वृद्धि होगी, और जो भी पौधे में जो कीटनाशक जो लगते हैं वो उसमें सुधार होती है, उसको देखने में सुधार होती है कि इस एकदम एक तरह से ये जैविक खाद है, और जैविक खाद के उपयोग करने से पौधा हष्ट पुष्ट पाया जाता है।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। बारिश का मौसम पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में भले ही हरे चारे की अधिकता हो, लेकिन आमतौर पर अधिकांश चारा दूषित या विषाक्त होता है, जिसके सेवन करने से पशुओं को कई प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में अपने पशुओं को इन समस्याओं से कैसे बचाएं, जानते हैं जिला मधुबनी के पशु चिकित्सक डॉक्टर शशांक शेखर से। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में, चूँकि बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, चूँकि 100% जो है, चूँकि उसमें कीड़ा जो होता है बरसात के पानी में जो तैरता है कीड़ा, जिसको अभी चूँकि हम लोग का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है जिसमें लीवर फ्लू का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसका अंडा जो है सो वो एक घोंघा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है, और वो घोंघा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है। वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है, और वही एक कारण है मवेशी के बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है भूसा रखते हैं या धान की लेवारी रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है, उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है। धूप नहीं लगने के कारण जो है सो वही चारा जो है सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं, और वो भी एक फर्मेंटेशन का काम करता है और गैस बनाता है। और चूँकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उस केस में भी जो है सो पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं, या इसके विपरीत पशु गोबर नहीं कर पाता, और कभी कभी तो इन सभी कारणों से पशुओं की मौत भी हो जाती है। से हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है, जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाइएगा तभी हमारी मवेशी स्वस्थ रह सकती है।
पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। साथ ही 100 से 200 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सिरका 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। बढ़ने पर होता क्या है, जैसे इस मवेशी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला हम लोग का ये था कि पेट में गैस है, तो गैस जो है चूंकि यूरिनल गैस है, तो उस गैस को हम लोग, चूंकि ये गैस आगे की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो लंग्स पे ही प्रेशर डालेगा। लंग पे प्रेशर डालेगा तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर के ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होता है गैस को किसी तरह रिलीज करवाना। वो चूँकि गैस पीछे से पास नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं और गाय को रिलीफ देना ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निदुआ, जिला बक्सर के कृषक कुंदन कुमार ने। ये बीजों के उपचार और उसके फायदों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कुंदन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की फसलें उगाते हैं, जिसमें कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और पैदावार की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। ऐसे में किसान भाई को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। पहले ये क्या बोल रहा है कि पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे हर फसल खेत में लगाने से पहले बीज को लगाना पड़ता है। तो बीज लगाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, जैसे आपका प्लांट जर्मिनेशन ठीक ठाक से नहीं होता है, प्लांट का विगर जो अच्छा नहीं हो पाता है, वो आपको प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो चाहिए वो अच्छा नहीं आ पाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका जो बीज में जो बीमारी रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फंगस, जो फफूंद होता है, तो वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो हम लोग नेकेड आइज जो है उसे दिखाई नहीं देता है। तो उसी कारण की वजह से आपका जर्मिनेशन और आपका प्लांट विगर जो यील्ड आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो ये सब कारण की वजह से आपका सीड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग बीज उपचार बोलते हैं। यदि किसान भाई बीज बुआई से पहले उपचारित कर ले तो इस समस्या से काफी हद तक अपनी फसलों को कीट रोगों से बचा सकते हैं। अब बात आती है बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो इसकी एक विधि है FIR, जिसमें बीज को क्रमबद्ध तरीके से उपचारित किया जाता है। ये जो फंगल डिजीज है ये इंटरनली सीड बोर्न होता है या एक्सटर्नल सीड बोर्न भी होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये डिजीज जो है, ये जो आप जैसे आप बीज लगा दे खेत में, तो जर्मिनेशन होने का 20-25 के दिन के बाद आप दिखाई देगा कि उसमें मतलब जड़ सूख गया या उसका जो सीडलिंग है वो मतलब फंगस इन्फेक्शन हो गया। तो जैसे आपका सीडलिंग रोथ हो गया, इसका कॉलर रोथ, फ्यूजेरियम व्हील, ये सब बीमारी, डैम्पिंग ऑफ, ये सब आता है आपका सीडलिंग स्टेज में। तो ये सब एक फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब को रुकाने के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग कार्बनडाइजिम यूज़ कर सकता है, आप बेनोमिल यूज़ कर सकता है, आप कार्बोक्सिन यूज़ कर सकता है, या कप्तान या थायराम यूज़ कर सकता है। जैसे 2 ग्राम 1 किलो बीज में आप वो मिला के
आप अच्छा से ट्रीटमेंट करके मतलब 2 ग्राम 1 किलो बीज में मिला के पानी हल्का सा देके, जिससे वो जो फंजीसाइड है वो बीज में पूरा मिल जाए। इसके बाद आप 2 या 3 घंटे के बाद आप बीज में लगा सकते हैं। पहले फफूंदनाशी कार्बेडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफॉस 6 मिलीलीटर या इमिडाक्लोरोप्रीड 6 मिलीलीटर दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। और अंत में जीवाणु कल्चर राइजोबियम पीएसबी कल्चर से 12 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। और दूसरा टेक्निक और मैं बता रहा है, अब एक टेक्निक है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जैसे पानी गर्म में ट्रीटमेंट कर सकता है। वैसे उसका प्रोसेस ये है कि मतलब नॉर्मल पानी में 4 घंटा पहले उसको डुबाना है बीज को। इसके बाद गर्म पानी में जैसे 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट के लिए वो बीज को डुबाना है। इसके बाद शेड में उसको सुखाना है। वो एक टेक्निक हो गया। दूसरा टेक्निक क्या है, सोलर हीट ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है, जैसे सुबह का टाइम 8 से आपका 11-12 बजे तक आप ऐसा नॉर्मल पानी में डुबा के रखे। इसका 12 बजे से 4 बजे तक जब धूप तेज होगा एकदम मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा होगा, उस वक्त आप जैसे सीमेंटेड फ्लोर होता है उसमें आप उसका ऊपर रख सकते हैं। तो वो सोलर हीट ट्रीटमेंट उससे होता है। और सेकेंड थिंग क्या है, आप बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ कर सकता है। बायो कंट्रोल जैसे वो आपका सीडोमोनास हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, बेसिलस हो गया, ये सब यूज़ कर सकते। ये भी मतलब आप जैसे आप फंजीसाइड यूज़ किया वो तो एक इनऑर्गेनिक हो गया, मतलब इनऑर्गेनिक टेक्निक है। जैसे कार्बनडाइजिम मैंगोस ये सब में केमिकल ये सब हेल्थ इश्यू भी होता है। लेकिन जैसे ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास, बेसिलस ये सब यूज़ कर सकते हैं आप। फिर राइजोबियम भी यूज़ कर सकता है। राइजोबियम का अनदर बेनिफिट क्या है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है आपका खेत में, तो वो भी यूज़ कर सकता है। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीज उपचार के फायदे हैं अनेक। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, कम खर्च में बीज उपचारित हो जाता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल उत्पादन में लागत घट जाती है, फसल से गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलती है। और जैसे जो बीज उपचार के बारे में बोल रहा है, सिर्फ मतलब आपका धान में या सब्जी का बीज में या गेहूं में उसे नहीं, आप आलू में भी यूज कर सकता है। इधर बहुत किसान देखा है मैंने कि आलू ऐसे मतलब जोत देता मतलब लगा देता है बिना एनी ट्रीटमेंट करके। आलू हो गया, आपका ओल हो गया, जैसे आपका अदरक हो गया या हल्दी हो गया, टर्मरिक, वो सब में आप वो सब में भी आप ट्रीटमेंट करके लगा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।